Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's video we are going to discuss the current affairs of 19th March. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, काफी स्मॉल टॉपिक है, दैट इज सखी ऐप। और ये ऐप क्या है उतना आपको बस जानना है कि किसके रिगार्डिंग है। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड समथिंग कॉल्ड द कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024। ओके, तो ये 2022 में जो कुछ चेंज हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है। ओके, और एक ऐसी न्यूज है अगेन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज स्प्रिंग सीजन डिसअपियरिंग इन मेनी स्टेट्स। तो क्या है ये, कौन सा स्प्रिंग सीजन मतलब क्या होता है, व्हाई इट इज सेड कि इट इज बीइंग डिसअपियरिंग, ये हमें देखना है। देन अग्नि 5 मिसाइल और एमआईआरवी, तो ये एडिटोरियल सेक्शन में जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें अग्नि 5 मिसाइल एंड एमआईआरवी पे एक आर्टिकल है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम अग्नि 5 मिसाइल और उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी है डिस्कस करने वाले हैं। एंड देयर इज वन मोर आर्टिकल इन द एडिटोरियल सेक्शन, दैट इज वायलेंस एंड वीमेन्स मेंटल हेल्थ। ओके, तो ये सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग या फिर जीएस पेपर 1 के रिगार्डिंग भी जो होता है टॉपिक, उसके हमें यहाँ डिस्कस करना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज यह है कि देयर इज एन ऐप दैट इज कॉल्ड एज सखी। देयर इज एन ऐप बेसिकली, और उसको आप साखी ऐप या साखी प्लेटफॉर्म जो है ये कह सकते हो। ओके, तो ये साखी ऐप या साखी प्लेटफॉर्म क्या है? सी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यूजिंग इन द गगनयान, जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस मैन स्पेस फ्लाइट जिसको हम कहते हैं। गगनयान क्या है? इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड मैन स्पेस फ्लाइट है। इसको इसमें यूज करने के लिए देयर विल बी दिस सखी प्लेटफॉर्म या सखी ऐप। ओके, और ये एक्चुअली इसरो ने, आप कह सकते हो, एक तरीके से डेवलप किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इसरो, दे हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ डेवलप दिस पर्टिकुलर ऐप, जो गगनयान मिशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स यूज करने वाले। ओके, तो क्या है ऐसा इस ऐप में? देखिएगा, इसके थ्रू एस्ट्रोनॉट जो है दे आर गोइंग टू हैव द कम्युनिकेशन विद देयर क्रू ऑन अर्थ। ओके, तो एक इंटरेक्शन मॉडल, जैसे लेट से आप मोबाइल फोन पे कुछ एक आपके इंटरफेस होता है, इसके थ्रू आप अलग अलग चीजें देखते हो, इस तरीके से इसको एक इंटरफेस है जिसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं अर्थ के साथ, जो भी उनका क्रू है अर्थ पे, इसके साथ साथ वो कनेक्ट करते हो सकते हैं वही एक दूसरे के साथ। ओके, फिर एस्ट्रोनॉट्स का जो आप कह सकते हो डाइटरी शेड्यूल है, ये वो मॉनिटर करेगा ये ऐप। ओके, उनको अलार्म क्रिएट कर सकता है डाइटरी शेड्यूल के बारे में। ओके, तो ओवरऑल एस्ट्रोनॉट्स के बीच का जो कनेक्शन है, अर्थ के साथ कनेक्शन है, डाइटरी शेड्यूल मैच करना, ये सब करना, ये एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म का काम होगा। ओके, तो सॉर्ट ऑफ एक स्मार्ट वॉच इज एज वेल एज कम्युनिकेशन डिवाइस जो है दैट विल बी देयर दिस पर्टिकुलर सखी। तो इसको बस याद रखिएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर नोटिफाइज रूल्स ऑफ अलोइंग ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। अब देखिए, द हिंदू में एक्चुअली इशू ये हुआ है, नॉट ओनली इन द हिंदू ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस। कब इलेक्शन का दौर आ चुका है, और इलेक्शन के दौर में क्या होगा कि जब तक हमारा लोकसभा इलेक्शन एंड नहीं होता है तब तक आप देखोगे पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा होगी। ओके, इन अ वे दैट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स इन द सेंस दैट कि आपको पढ़ना थोड़ा कम पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा होगी। ठीक है, फाइन। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना जो है यहाँ पे कम पड़ सकता है। ओके, चलिए, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशली फर्स्ट पेज पे, फिर स्टेट्स के पेज पे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होती नहीं है, क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल का उसका एस्पेक्ट होता है। ओके, चलो, सेंटर नोटिफाइज द रूल्स अलोइंग द कैप्टिव एलिफेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा ओरिजिनली, ओके, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहीं ना कहीं बैन करता है ट्रेडिंग इन दी वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट्स। ओके, जो कैप्टिव और वाइल्ड दोनों भी एलिफेंट्स होते हैं। कैप्टिव मतलब उसका कोई ओनर होता है। ओके, जो फॉरेस्ट में नहीं है एज सच, लेकिन इसका कोई ओनर होता है, वैसे एलिफेंट्स हो कैप्टिव एलिफेंट्स या वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स है, उनको उनका ट्रेडिंग में एक्चुअली बैन किया जाता है बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट इस एक्ट में 2022 में कुछ चेंज हुआ। ओके, फाइन। और उस चेंज क्या कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 का जो चेंज है, ये कहता है कि आप जो है एलिफेंट्स मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अगर लेट्स से देयर इज अ ओनर ऑफ एलिफेंट और उसको अगर मूव करना है एलिफेंट को एक जगह से अगली जगह, सो दैट इज अलाउड। सेकंड थिंग, अगर इसकी इंटरस्टेट मूवमेंट भी करनी है एलिफेंट्स की, तो भी आप कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब आप कह सकते हो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर रूल्स 2024। कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024। ओके, और ये रूल्स क्या है? दीज रूल्स आर रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट
और इंट्रास्टेट ट्रांसफर, मतलब दोनों तरीके के ट्रांसफर है, इसमें याद रखना। इंटरस्टेट एक हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और इंट्रास्टेट हो सकता है। ओके, तो एक्ट ने अलो कर दिया कि आप ये ट्रांसफर कर सकते हो। अब उसको कैसे करना है, कैसे रूल्स हो गए उसके रिगार्डिंग, क्या फॉलो करना है, ये पर्टिकुलर रूल्स आपको दे रहा है। ओके, सो व्हाट इज द रूल बेसिकली, कुछ क्या कौन से सर्कमस्टांसेस में ये ट्रांसफर हो सकता है एलिफेंट्स का, विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, वो सर्कमस्टांसेस भी दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट सर्कमस्टांस उसमें ये है कि इफ ओनर इज नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग दैट एलिफेंट और मेंटेनिंग दैट एलिफेंट, ऐसा हो सकता है कि ओनर की अब वो कैपेबिलिटी नहीं है, ओनर को लगता है कि अब उस पर्टिकुलर एलिफेंट को नहीं अपने पास रख सकता है, तो उस केस में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरी जगह पे दूसरे किसी को दिया जा सकता है। दूसरा है कि अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लेट से एक हैबिटाट से ओके अगर एलिफेंट दूसरे हैबिटाट में ट्रांसफर किया गया तो मे भी उनकी पोजीशन और अच्छी होगी, मतलब जो जगह है उस जगह से अगर नए जगह में हो जाता है तो दैट विल बी इवन बेटर फॉर एलिफेंट्स, तो उसमें अलो किया जाता है। ओके, तीसरा है कि जो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, इसको सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेट की जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ओके, और उनको लगता है कि सर्कमस्टांसेस है अब सुटेबल एंड ऐसे एलिफेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस वक्त भी ये ट्रांसफर हो सकता है। सो व्हेन ओनर इज नॉट कैपेबल, व्हेन वी कैन से बेटर हैबिटेट इज फाउंड, या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में व्हेन दे आर ट्रांसफर टू अनदर प्लेस एलिफेंट्स माइट बी इन बेटर प्लेस, या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस अब है दैट वी कैन ट्रांसफर, उस केसेस में ये ट्रांसफर होता है। ओके, अब जब ये ट्रांसफर लेट से अलो कौन करता है अल्टीमेटली, देखिएगा क्या होता है कि उसकी भी और उसमें कंडीशंस होती है। ओके फाइन, सबसे पहले तो यहाँ पे एलिफेंट की हेल्थ जो है, हेल्थ चेकअप होता है प्रॉपर। एलिफेंट का हेल्थ चेकअप होने के बाद फिर ये प्रपोजल जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दिया जाता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उनको दिया जाता है, और फाइनल डिसीजन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का होगा कि ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई एम ओनर, आई हैव डन हेल्थ चेकअप, आई हैव फॉलोड ऑल कंडीशंस, लेकिन फाइनली डिसीजन जो होगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का यहाँ होता है कि आपको यहाँ ट्रांसफर करना है इसको या नहीं करना है। ओके फाइन, अगर इंटरेस्टेड ट्रांसफर होता है तो एलिफेंट्स की जेनेटिक प्रोफाइल भी देखी जाती है, फिर और भी उसमें कंडीशंस होती है कि एक माहौत या जिसको हम एलिफेंट असिस्टेंट कहते हैं ये उनके साथ होना चाहिए एलिफेंट के साथ ड्यूरिंग थ्रू आउट द ट्रांसफर। लेट्स से यू आर ट्रांसपोर्टिंग देम फॉर 400 किलोमीटर्स इन अ बिग ट्रक, ओके, तो उनके साथ फिर एलिफेंट बस अकेला नहीं रहेगा, उसका जो एलिफेंट असिस्टेंस है, माहौत है, ये होने चाहिए। ओके, हेल्थ सर्टिफिकेट एलिफेंट का होना चाहिए, तो क्वारंटाइन उनको कुछ दिन करना पड़ता है, ये सारे कुछ रूल्स जो है दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर रूल्स ओवर हियर। ओके, चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन इट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंट एंड व्हाट डज दिस टॉपिक से, इस टॉपिक को बस आपको समझना है, इसके रिगार्डिंग नोट्स ज्यादा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज दैट इन रिसेंट टाइम्स, मतलब ये आर्टिकल क्या किया है इसने 1970 से लेके ओके ऑलमोस्ट आगे की काफी सारी ईयर तक, मतलब 1917 से लेके आगे की काफी ईयर्स तक जो है यहाँ इसने पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो दिसंबर, जैन, फेब, इस मंथ्स का टेम्परेचर जो है ये ट्रैक किया है। ओके, कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, वेदर टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड इन दिस पर्टिकुलर मंथ्स, दिसंबर, जैन एंड फेब। जनरली हम दिसंबर, जनवरी एंड फेब जो है ये मंथ्स को जनरली विंटर कंसिडर किया जाता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जनरली हम इसको क्या है विंटर कंसिडर करते हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फेब का क्या एक्चुअली टेम्परेचर है, ओके, इसको ट्रैक किया गया है 1970 से, क्या बढ़ रहा है कम रहा है। ओके, और ये जो ट्रैक किया गया है तो दे हैव फाउंड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, और उसमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि कंसिस्टेंटली यू विल फाइंड कि दिसंबर, जनवरी मंथ का जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू 1970 लेवल्स ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, कंसिस्टेंटली दे हैव फाउंड कि दिसंबर, जनवरी का टेम्परेचर जो है ये पहले विंटर जितना होता था उससे अब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ये ट्रेंड आपको सब जगह पे ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में दिखता है। ओके, कुछ जगह पे ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है। फॉर एग्जांपल मणिपुर जैसा स्टेट है, उसमें तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 2.3 डिग्री से बढ़ा है इन मंथ्स में, जो 1970 में होता था उससे भी ज्यादा एक्चुअली 2.3 डिग्री से आज आपको ऑन एन एवरेज टेम्परेचर यहाँ ज्यादा दिख रहा है। सेम थिंग आपको साउथ इंडिया में दिखती है। ओके, अब आपको साउथ इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है बट साउथ इंडिया में भी है। फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जैसी जगह पे लेकिन थोड़ा कम है ये पैटर्न, कि जहां टेम्परेचर ओवरऑल ज्यादा इंक्रीज हुआ इन मंथ्स में। ओके, वहां ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है बस नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसी जगह पे। ओके, तो बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेम्परेचर इन द विंटर इज इंक्रीजिंग, दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिएगा स्प्रिंग सीजन जो है
ये डिसअपियर हो रहा है। अब स्प्रिंग सीजन मतलब क्या होता है? स्प्रिंग सीजन जनरली हम मानते हैं कि आपका फेब अराउंड या मार्च का कुछ महीने जो होते हैं, इसको हम जनरली स्प्रिंग सीजन मानते हैं। फेब के मार्च के कुछ ऐसे ये होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन होता है। कब कहाँ से? हार्श विंटर होता है यहाँ पे, उससे पहले जनवरी में दिसंबर में काफी हार्श विंटर होगा, और अप्रैल के बाद आपको दिखता है कि काफी हार्श समर होगा, काफी हाई टेम्परेचर होगा। ओके, विंटर में उससे पहले दिसंबर तक काफी हाई लो टेम्परेचर होगा। अब फेब और मार्च मंथ को हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ये सीजन रिलेटिवली बिनाइन होता है। बिनाइन मतलब आपको भी अच्छा फील होता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा भी नहीं है, काफी कम भी नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको काफी बड़ा कुछ जैकेट पहन के बाहर पड़ना है, या फिर बाहर पड़ना ही नहीं है, काफी एसी की आपकी जरूरत है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये रिलेटिवली एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जो हमारे लिए भी काफी अच्छा होता है। वी ऑल्सो फील गुड इन दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। बट ये ट्रांजिशन जनरली पाया जाता है कि यहाँ पहले होता है विंटर, फिर देर विल बी स्प्रिंग, एंड देन देर विल बी लेटर समर दैट विल स्टार्ट। ओके, बट अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ जो है अब्रप्ट चेंज होने लगा है। ओके, कि विंटर बीच में स्प्रिंग का सीजन लेट से हो गया 10-15 दिन का, और डायरेक्टली आपको आ जाता है समर। Fine. So there is an abrupt change, a transition from this winter to the summer that is happening over here, and that's why we are saying कि spring के जो 1.5 month या 2 months है ना, ये particular period अब reduce हो गया है. Okay, that's the observation that they have come to after observing these months, 3 months since 1970. Okay, चलो let's go to the next topic, that is MIRV leap that fires up India's nuclear deterrence. तो एक अब पहले सबसे पहले न्यूज समझ लो, जो कि आज की न्यूज नहीं है, पहले से ही है, और उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल एक्चुअली है। ओके, सो इस न्यूज में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो अग्नि-5 मिसाइल। ओके, और दूसरे बार उसके बाद MIRV, ये जो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी और अग्नि-5। तो व्हाट्स द न्यूज? दैट इज रिसेंटली DRDO का एक मिशन लॉन्च हुआ था, दैट इज कॉल्ड मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग जो है मिशन दिव्यास्त्र की, ये एक्चुअली की है DRDO ने। तो क्या था मिशन दिव्यास्त्र ने? मिशन दिव्यास्त्र में बेसिकली हमने टेस्ट किया था कि क्या अग्नि-5 मिसाइल, जो अग्नि-5 मिसाइल है, ओके, ये अग्नि-5 मिसाइल क्या सक्सेसफुली MIRV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो है, इसकी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है क्या? ओके, तो अग्नि-5 मिसाइल देखिएगा ऑलरेडी इंडिया का वेल डेवलप्ड है। ओके, ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग काफी सारी हो चुकी है, बट MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इसको टेस्ट किया गया और सक्सेसफुली दैट टेस्ट वाज डन। ओके, और इस पर्टिकुलर सारे मिशन को मिशन दिव्यास्त्र एक्चुअली कहा गया है। तो आई विल डिस्कस बोथ थिंग्स, अग्नि-5 एंड MIRV नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अग्नि-5? अग्नि-5 इज द मिसाइल। ओके, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज। 5000 किलोमीटर्स अवे तक इट कैन ट्रैवल एंड लॉन्च दी वट एवर वॉरहेड इट हैज टू लॉन्च। ओके, कुछ सोर्सेस ऐसे भी कहते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी 8000 किलोमीटर्स तक भी एक्सटेंड की जा सकती है, बट इवन इफ यू कंसिडर 5000 किलोमीटर्स, तो इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें फिर क्या होता है कि दिस मिसाइल के थ्रू आप बाकी वॉरहेड से, न्यूक्लियर वॉरहेड से इसको कैरी कर सकते हो, और इसका पेलोड कैपेसिटी अराउंड 1500 किलोग्राम जो है मैक्स यहाँ पे है। ओके, अब ये मिसाइल पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल मिसाइल क्या होता है कि मिसाइल विल बी देयर, ओके, और इस मिसाइल पे पेलोड होता है। पेलोड मतलब किसी तरीके का इस पे शस्त्र होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है या बाकी कोई हो सकता है। अभी मिसाइल ये शस्त्र को लॉन्च करता है और अपने टारगेट पे जाके दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर वॉरहेड होगा या नॉर्मल वॉरहेड है, यहाँ हिट करता है। ओके, तो ये एक सिंगल टारगेट होगा, और इस सिंगल टारगेट पे जाके ये दैट वॉरहेड विल एक्चुअली हिट। ओके, फाइन। अब क्या हुआ है कि इसरो ने ऐसी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी अब हमें दिखा दी है, सॉरी DRDO ने, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। तो इसमें क्या होगा कि इस मिसाइल पे, अग्नि-5 मिसाइल पे, अब एक सिंगल वॉरहेड नहीं होगा, इसमें मल्टीपल वॉरहेड होंगे। ओके, लेट्स से इसमें स्मॉल मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स विल बी देयर। पहले अगर एक न्यूक्लियर वेपन होता था, अब मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स विल बी देयर, स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, और ये जब आप लॉन्च करोगे तो उसके बाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग डायरेक्शंस में यू कैन फायर अपॉन, डिफरेंट टारगेट से हिट कर सकते हैं। तो नॉर्मल मिसाइल में यू कैन हिट वन टारगेट, यहाँ मल्टीपल टारगेट हिट किए जाते हैं।
ओके तो अगर इसमें 10 डिफरेंट न्यूक्लियर वॉर हेड्स है तो एक न्यूक्लियर वॉर हेड से दूसरी जगह पे टारगेट किया, दूसरा और किसी जगह, तीसरी जगह, तो मल्टीपल टारगेट्स कुड बी हिट बाय द सिंगल मिसाइल by having the multiple warheads on that missile. Okay, and acquiring this technology is not that easy, that DRDO has actually successfully demonstrated now. Okay, so what is multiple independently targetable re-entry vehicle? It is a single missile that carries the multiple warheads, each capable of aim to hit the different target. Okay, डिफरेंट टारगेट, तो एक ट्रैजेक्टरी पर एक चला जाएगा एक पोजीशन पे, तो वहां से ये मल्टीपल टारगेट्स पे क्या है, ये वॉरहेड्स अपने लॉन्च कर सकता है. ओके, और क्या इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री है क्या जिसके पास ये कैपेबिलिटी है? नहीं. ओके, ऑलरेडी जो P5 कंट्रीज है, रशिया, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, इनके पास ऑलरेडी दिस टेक्नोलॉजी इज देयर, बट इस एलिट क्लब में अब इंडिया जा चुका है. ओके, और इसका सिग्निफिकेंस देखिएगा क्या है. एक है इसका टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इसका एक सिग्निफिकेंस है टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. क्यों? बिकॉज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट. उसमें काफी सारे सब टेक्नोलॉजीज आपको डेवलप करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो न्यूक्लियर वॉरहेड से पहले थोड़ा बड़ा साइज में होता था, अब उसको स्मॉल साइज में आपको क्रिएट करना पड़ता है. ओके, सो दैट मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स विल बी ऑन द सिंगल मिसाइल, तो उसको आपको स्मॉल साइज में क्रिएट करना पड़ता है. तो दैट इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसके टेस्टिंग में भी डिफिकल्टी होती है काफी, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर वॉरहेड अल्टीमेटली. ओके, सो दैट इज वन थिंग ओवर हियर. सेकंड इसका सिग्निफिकेंस है दैट विद रिस्पेक्ट टू चाइना. देखिए, चाइना ऑलरेडी अपना एक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम जो है ये क्रिएट कर रहा है. मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम मतलब क्या है कि लेट्स से इंडिया हैज लॉन्च सम मिसाइल ऑन द चाइना. ओके, तो चाइना उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर सकता है. ओके, फाइन. तो ये चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या इंटरसेप्टर सिस्टम है, उसको कहा जाता है हॉन्की या HQ-19. ओके, तो नॉर्मल शायद हमारा अग्नि 5 मिसाइल इफ यू लॉन्च अगेंस्ट द चाइना, तो चाइना माइट इंटरसेप्ट दैट. ओके, बट यही अगर हम मल्टीपल वॉरहेड के साथ लॉन्च करते हैं तो मल्टीपल टारगेट्स दैट मिसाइल विल हिट, तो उसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. ऐसे मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहीं ना कहीं हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाइना के साथ दे सकता है. ओके, तो इसका एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट भी है, और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी कॉन्टेक्स्ट है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हिच इज गिवन इन द आर्टिकल. ओके, चलो नाउ लेट्स डिस्कस विद इन 2 मिनट्स. ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जो आपके GS2 का सोशल इश्यूज है, या GS1 का जो सोसाइटी में जो विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन उनका रोल रिगार्डिंग जो है, इस टॉपिक में यहाँ इंपॉर्टेंट आता है. ओके, एंड दैट टॉपिक इज वायलेंस, होमलेसनेस एंड विमेन्स मेंटल हेल्थ. ओके, सो व्हाट डज दिस आर्टिकल बेसिकली से? ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि इसको थोड़ा सा वायलेंस का ये अलग अलग तरीके से ये आर्टिकल देखता है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेंशन दिस. ये कहता है कि जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, ओके, फाइन, this violence against the women of course affects their mental health. Okay, and because it affects their mental health, this violence can also lead to homelessness of the women. शायद खुद घर से बाहर निकल जाए या उनको घर से बाहर निकाला जाएगा, तो उनका होमलेसनेस भी इस वजह से हो सकता है. एंड दैट कनेक्शन दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर आयरलैंड कि वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन मेंटल हेल्थ, दीज आर ऑल कनेक्टेड. ओके, इफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज हैपनिंग इन हर होम, ये मतलब ऐसा नहीं कि बस वायलेंस ही हो रहा है, उसके रिगार्डिंग बाकी भी सारे इफेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ ऑथर जो आर्टिकल की ये कोट करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है हमारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ओके, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 क्या कहता है कि अराउंड 30% ऑफ द वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द एज ऑफ 15 to 49, during the age of 15 to 49, at least 30% of women in India, they have experienced some or other form of violence. 6% of them have experienced the sexual violence. तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी मेंस के लिए. ओके, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यही वायलेंस जो है ये बस मेंटल हेल्थ फिर आगे क्रिएट करता है. ओके, even if let's say even if that particular woman has access to the mental health care, okay, still ये वायलेंस से काफी ज्यादा उन पे अफेक्ट करता है. Okay, and that violence can happen by anyone, by her father also. It's not only about husband तो काफी बड़ा एक उसमें फैक्टर होता है, बट लेट्स से कोई ऐसे डोमिनेटिंग उनकी आंट हो सकती है, फादर हो सकते हैं, जिस वजह से भी ये हो सकता है. ओके, और अल्टीमेटली उनका ये मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है और होमलेसनेस क्रिएट होता है. दूसरा एक चीज होता है कि व्हेन वीमेन ट्राई टू रजिस्ट दैट, ओके,
और भी सोसाइटी में हमारे प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट्स से विमेन इज गिविंग हर सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, ओके, अगर वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ज्यादा दिखाती है, खुद के राइट्स को असर्ट करना चाहती है, खुद की एटोनॉमी जो है, बॉडीली एटोनॉमी है, उसको असर्ट करना चाहती है, तो फैमिली में काफी बार उनको अपोज किया जाता है। हालांकि वो गलत नहीं होता है, लेकिन काफी बार उनको अपोज किया जाता है, उनको एक कॉमन लेबल दिया जाता है कि शी इज अ मैड वुमन, ओके, कि ये तो मैड है, ये तो मैडनेस है, ओके, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ओके, दिस इज नॉट देयर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जो है आपको दिखाया जाता है सोसाइटी में कहीं ना कहीं कि वुमेन बिकम्स मोर असर्टिव ओवर हियर, ओके। दूसरा है कि अगर वुमेन वायलेंस को रजिस्ट करने लगती है, लेट से उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है और उसको अगर वो रजिस्ट करने लगती है, फिर भी उनको डिक्लेयर किया जाता है तो दिस इज अ मैड वुमन, ओके, फाइन। तो इस सारे चीजों से एक्सेप्ट खुद को करने के लिए काफी बार वुमेन विल लिव देयर होम, ओके, या समटाइम्स इवन दे आर थ्रोन आउट ऑफ होम, okay, and of course their mental health is also affected because of that. So आर्टिकल का कंक्लूजन ये है कि when you see the violence against women, see it from multiple perspective, okay, and if you want to address the problem, you should have a multifaceted approach for that problem, for multifaceted solution from that problem, okay, fine. So that is something we should understand over here, okay, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये इस पे एक सेपरेट मेंस का क्वेश्चन भी देखिए आपको पूछा जा सकता है, ओके, चलो, तो इसी के साथ साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। जो भी इतने भी इंपॉर्टेंट इशू है ऑलमोस्ट हमने सारे इसमें कवर कर लिए। थैंक यू।